गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित कुमार। आज न्यूज़ इन डेप्थ में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जैसा कि हमें पता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट बनी है इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया है अपने असेंबली में। तो जानते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या ये ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। आज हम सब इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? A uniform civil code refers to a common law for personal matters such as marriage, inheritances, divorce, adoption, etc. that applies to the all religious community. यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि कॉमन लॉ की, जो कि हर एक इंसान पे अप्लाई हो, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया पे वो अप्लाई हो, चाहे वो किसी भी कास्ट रेस से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, सब पे एक ही यूनिफॉर्मिटी अप्लाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एम्स का। इट aims to replace the different personal laws that currently govern personal matter within different religious communities. बेसिकली जो हमने बात की थी कि रिलीजियस हार्मनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर इसको हम सही वे में लें तो इट एम टू प्रमोट सोशल हार्मनी, जेंडर इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म by eliminating disparate legal system based on different religions and communities. अब जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट ये हिंदुओं पे अप्लाई होते हैं, मुस्लिमों पे अलग अप्लाई होते हैं। ट्रिपल तलाक को हमने देखा था, लास्ट ईयर गवर्नमेंट को रिवोक करना पड़ा था उसको। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया और ये ज़रूरी भी है। क्यों जरूरी है? सच ए कोड सीक टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज नॉट ओनली बिटवीन द कम्युनिटीज बट ऑल्सो विद इन अ कम्युनिटी। अब देखो, बिटवीन द कम्युनिटी का मतलब आप समझो कि सपोज करो हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी की बातें की जा रही, अगर एक ही लॉ होगी तो किसी कोई परेशानी नहीं होगी। एंड विद इन अ कम्युनिटी लाइक पॉलीगेमी, बहुविवाह सिस्टम, वो हिंदुओं में भी है, मुस्लिमों में भी है। जो ट्रिपल तलाक का बिल है, तो इन सब को रोकने के लिए, इंश्योर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें ज़रूरत है। अब क्या है आगे, अब देखते हैं। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट रिपोर्ट? अब इसमें क्या हाइलाइट्स है इसको हम देखते हैं। सम ऑफ द की प्रोविजंस put forth by the committee included the prohibition of, हमने अभी बात किया था इसका कि ये किसकी बात करता है, ये किसको रोकेगा? पॉलीगेमी, निकाह हलाला, इदत, ये एक मैंडेटरी पीरियड ऑफ वेटिंग टू बी ऑब्जर्व बाय वीमेन फॉलोइंग द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। ये बेसिकली होता क्या है कि जब मुस्लिम में तलाक बोला जाता है तो एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि औरतों को इतने दिन वेट करना पड़ता है, इसके बाद ही वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ट्रिपल तलाक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को बैन भी कर दिया। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इन्होंने यूनिफॉर्म एज डिसाइड किया, यूनिफॉर्म एज फॉर गर्ल्स, हमने भी बात की इसकी। एंड मैंडेट बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेट कर दिया। अब क्यों कर दिया मैंडेट इसको समझते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में हुआ क्या बेसिकली, अब देखो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर इन्होंने एक चीज़ डाली। वो चीज़ क्या डाली कि अगर आप लिव इन में जाते हो तो फैमिली का कंसेंट मस्ट है। इसके साथ साथ जब आप लिव इन से बाहर निकलते हो तो भी आपको बताना पड़ेगा, जो भी आसपास के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, द ड्राफ्ट यूसीसी एम्स टू, अब देखो इसका अदर एम्स क्या है, एम्स टू फोकस ऑन जेंडर इक्वलिटी बाय ट्रीटिंग मेन एंड वीमेन इक्वली इन मैटर्स सच एज इनहेरिटेंस एंड मैरिज।
मैरिज की जहाँ तक बात की गई है, हमने ट्रिपल तलाक के बारे में डिस्कस किया। इनहेरिटेंस बेसिकली वो होती है जो कि माता पिता की संपत्ति होती है, तो बेसिकली मेल चाइल्ड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन इस लॉ में ये बताया गया है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं। द कोड इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सटेंड एन इक्वल property share to Muslim women against the existing 25% share allocation under Muslim personal law। अभी तक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो मात्र और मात्र ये 25% ही बोलता था कि आपका शेयर हो सकता है, लेकिन इस बिल के आ जाने से अब वो शेयर बढ़ के 50% हो गया, उनका भी बराबरी का हिस्सेदार वो बन गए। अगला पॉइंट क्या है देखो, द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर मेन एंड वीमेन इज सेट टू रिमेन द सेम 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। मतलब 18 साल जो है वो लड़कियों के लिए और 21 साल जो है वो लड़कों के लिए। थर्ड, अब इसमें इसका जो ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा देखा गया वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है उसमें ये बोला गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है स्टेट के, ये आई थिंक करीब 4% है स्टेट के पॉपुलेशन के उनको इसके परव्यू से बाहर रखा गया। अब क्यों बाहर रखा गया इसके पीछे भी सवाल है। ऑब्वियसली शेड्यूल ट्राइब है, ये इथनिक ट्राइब्स होती है, इनकी अपनी इथनिसिटी होती है, इनके अपने सोशल कोड्स होते हैं, तो इसी वजह से इनको बाहर रखा गया इन सब चीज़ों से। अब बात करते हैं हम एप्लीकेबिलिटी की। अब कौन कौन एप्लीकेबल है, किसके ऊपर ये अप्लाई होगा ये लॉ जो है, तो कहता है इट अप्लाइज टू द ऑल रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। हमने ऊपर भी देखा कि ट्राइबल को इन्होंने एग्जेम्प्टेड रखा है। इसके अलावा जितने भी उत्तराखंड के रेसिडेंट होंगे, रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो एटलीस्ट 6 मंथ से वहाँ रह रहे हैं, तो वो सब के सब इसमें इंक्लूड होंगे। अब कुछ मैरिज को लेके इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए मैरिज को लेके, तो अब उसको देखते हैं। द बिल मैंडेट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विद इन 60 days ऑफ सोलेमनाइजेशन। शादी के 60 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हो रजिस्ट्रेशन तो आपको 10,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है, या कुछ सम केसेस में 25,000 तक का फाइन और 3 मंथ का जेल टर्म भी मेंशन है। और क्या पॉइंट है मैरिज के अंदर, नो मैरिज कैन बी डिजॉल्व विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर, अदरवाइज इट वुड अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years। अब ये सीधा कह रहा है कि अब घर के बाहर जो है ऐसे बहस करके झगड़ा करके नॉर्मली नहीं कर सकते। कोई भी शादी जो है विदाउट कोर्ट ऑर्डर के, कोर्ट के बिना परमिशन के आप उसको नल एंड वाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल तक की कैद हो सकती है। अब देखो इस लिव इन रिलेशनशिप की जो हमने बात की थी अभी, तो लिव इन रिलेशनशिप में इन्होंने एक पॉइंट डाल दिया है कि आपको आपके पेरेंट्स का प्रायर परमिशन चाहिए होगा। इनफैक्ट अगर आप लिव इन से बाहर आते हो तो आपको अथॉरिटी को बताना होगा कि आप लिव इन से बाहर आ रहे हो। क्वेर की बात करें तो क्वेर रिलेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई, जो इसका ड्रॉबैक है। अब हमने बात की थी पॉलीगेमी या बहुविवाह की। अभी गवर्नमेंट ने डाटा दिया कि अप्रोक्स 4 to 5% जो है जनरल कैटेगरी के लोग अभी भी शादियां कर रहे हैं ज़्यादा। तो पॉलीगेमी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि सेक्शन 4 ऑफ द बिल स्टेट्स दैट none of the parties to a new marriage should have another spouse alive at the time of marriage, thus it prohibits bigamy और polygamy। अगले सब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये बात करता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रेन। ये इनहेरिटेंस की बेसिकली बात की गई है। इसके अंदर बोला गया है कि दिस विल हैज अबॉलिश द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन। The new law extend legal recognition to the children born out of the voidable marriage as well as live-in relationship। अब कुछ शादियां टिकती नहीं है, तो ऐसे शादियों से जो voidable मैरिज है, इनसे जो बच्चे पैदा हुए बेसिकली उनके राइट्स किसको, उसके लीगल राइट्स किसको मिलेंगे, या अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, अगर यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो इसके राइट्स किसको दिए गए, इसकी बात इसमें की गई।
अब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके। तो आपका पहला है जनरल इक्वालिटी। ऑब्वियसली जनरल इक्वालिटी हमने देखा कि जो मुस्लिम वीमेंस का प्रॉपर्टी राइट है उसको 25% से बढ़ा के 50% किया गया, तो ये जनरल इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। सेकेंड है सिंप्लीकेशंस ऑफ लीगल सिस्टम। बिल्कुल होगा। अब ये कैसे होगा? अब डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू, अगर सपोज करो कि मैं हिंदू मैरिज एक्ट को लेके कोई केस फाइल करता हूँ और कोई ट्रिपल तलाक को लेके केस फाइल करती है, तो ये चीज़ें जो है कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, लेकिन यहाँ पे एक ही रूल होगा तो वो उस चीज़ को सिंपल बना देगा, हमारे लीगल सिस्टम को ही सिंपल बना देगा, जजमेंट देना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स इट प्रमोट यूनिटी ऑफ द आवर कंट्री। अब क्या है कि बहुत सारे रूल्स हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब सबके लिए एक ही रूल्स हो गए तो कोई इक्वालिटी को ये नहीं बोलेगा कि उसके इक्वालिटी को कर्टेल किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन में। अब कुछ जब पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली कुछ निगेटिव इम्पैक्ट की भी बात करें, तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला आता है इम्पैक्ट ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्यों आएगा आप उसको समझिए। जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है, जैसे पीवीटीजीज की बात हम करते हैं या किसी भी ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं, इनफैक्ट जो विडो होते हैं उनकी बात करें तो उनके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्यों है? क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी को कभी कहीं ना कहीं वायलेट करता है। आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें राइट्स मिले उसको भी ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है। चूँकि ये कोड ऑफ कंडक्ट है तो ये हमारे रिलीजियस अफेयर को भी वायलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। एंड लास्ट वन सोशल टेंशन। अब देखो ये सोशल टेंशन तो कंपलसरी है क्योंकि इतने सारे रेस कास्ट इस कंट्री में ऑब्वियसली हैं, तो ये सोशल टेंशन का होना कंपलसरी है यहाँ पे। अब हम चलते हैं, अब कुछ कंसर्न है, कुछ जो हमने देखा कि अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है कि आखिर कुछ प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कुछ कमियां, कुछ खामियां हैं इसके अंदर। जैसे ये राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगा, इसके अंदर हम राइट टू रिलीजन भी हमारा इन्फ्रिंज होगा। LGBTQ के बारे में कोई बात ही नहीं की गई, ये सबसे बड़ा इशू है। थर्ड, सर्वेलेंस इशू। सर्वेलेंस इशू के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हो रही है क्या वो सही हो रहा है, कौन उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी करेगा, ये सब देखना पड़ेगा आपको। माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइज्ड वुमेन, हमने भी डिस्कस किया था मार्जिनलाइज्ड वुमेन के बारे में कि कोई विडो है तो उसको कौन देखेगा। माइनॉरिटी की बात जो हम कर रहे थे, तो चूँकि इनको बाहर रखा गया है तो इनके प्रॉब्लम्स को फिर सॉल्व करने के लिए हमें नए लॉज बनाने पड़ेंगे। अब लीगल चैलेंज तो ऑब्वियसली इंडिया में इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं फिर भी अभी तक इसमें सुधार हुए नहीं, और ये पॉलिटिकल विल इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो ये लीगल इश्यूज ख़त्म नहीं होंगे। अब हम वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या ज़रूरी है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि डायलॉग एंड कंसल्टेशन। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जाना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर एरिया में पूरे, चूँकि ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी उत्तराखंड में लगा है, आगे पूरे देश में लग सकता है, तो हमें हर रीजन में जाना है, हर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हमें बात करना है, उन्हें समझाना है, उनके राइट्स को उन्हें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, पब्लिक एजुकेशन। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट के लिए पब्लिक का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक एजुकेट होगी तो पब्लिक अवेयर भी होगी, तो दिस इज द मस्ट। थर्ड, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। अब सिंपल है कि मॉनिटर अगर आप नहीं करोगे इस काम को तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये कैग वाला काम तो हम इसमें कर नहीं सकते कि काम पूरा होने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि ये एक सोशल ऑडिट की तरह है, तो इसमें हमें साथ ही साथ वर्क करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल विल, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, क्योंकि हर इंसान को ये दिखाना होता है कि
वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उन्हीं को वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर इससे बाहर नहीं निकल पाओगे तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेरे ख्याल से सक्सेस होना मुश्किल है। तो ये रहा आज का क्लास, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जाना। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक और करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। मैं एक बार आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ। थैंक यू।